नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देख रहे हैं और साथ ही जो प्रश्न हमने बुक के अंदर टिक किए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए गए हैं, ये मान के चलिए कि सभी प्रश्न उनमें से ही पूछे जाएंगे। साथ ही आपकी आने वाली प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी आप इसको मिला करके चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर नहीं पूछा जाएगा। पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.3 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही अगर आपने इस बेसिक को ध्यान से समझा तो यहाँ से जो पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है उसे भी आप सही कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए आज का वीडियो, जिसमें अपने को प्रश्नावली 4.4 के बारे में बात करनी है। साथ ही जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये देखिए कि यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं कुल मिलाकर के 5 प्रश्न ही हमने लिए हैं। इसमें से एक प्रश्न परीक्षा के अंदर पक्का आने वाला है। तो इसमें विविक्त कर के बारे में और मूलों की प्रकृति के बारे में हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो विविक्त कर होता क्या है। देखिए, हमने द्विघाती सूत्र पढ़ा था। क्या था हमारा द्विघाती सूत्र? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये जो b² माइनस 4ac है, इसे हम बोलते हैं समीकरण का विविक्त कर और इसको d से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब जब समीकरण के मूल हम ज्ञात करते हैं, इसको हम मान रख करके समीकरण के x के जो 2 आंसर आते हैं उन्हें हम समीकरण के मूल कहते हैं। अब ये पूरा निर्भर करता है किसके ऊपर कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। ये b² माइनस 4ac पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है कि यदि b² माइनस 4ac का जो मान हम निकालते हैं, यहाँ पर a, b और c तीनों की वैल्यू पुटअप करते हैं हम और इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान कभी धनात्मक आता है, कभी ऋणात्मक आता है और कभी क्या आ सकता है, शून्य आ सकता है। तो जब मान धनात्मक हुआ, अर्थात जब b² माइनस 4ac अर्थात रूट के अंदर अपने को कोई धनात्मक संख्या अगर यहाँ पर मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इस समीकरण के मूल अपने को कोई ना कोई मूल अपने को ज़रूर प्राप्त होगा। चाहे वर्गमूल वाली संख्या हुई या फिर जो है ऐसी संख्या हुई, तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, कभी कभी ऐसा भी मिलता है √25। ठीक है, कब मिलेगा? जब d का मान अपने को 25 प्राप्त हो गया। तो धनात्मक होने के अंदर 2 स्थितियाँ बनती है कि ऐसी संख्याएं मिल सकती है अपने को जो या तो पूर्ण वर्ग हो या अपूर्ण वर्ग हो। अपूर्ण वर्ग कब होगी? जब आपका d का मान क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए। जब d का मान कोई भी क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको अपूर्ण वर्ग। और जब d का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तब अपने को जो है d का किस प्रकार का मान मिलेगा, समीकरण के मूल जो है किस प्रकार से अपने को प्राप्त होंगे। तो जब d का मान धनात्मक हुआ, अर्थात d ग्रेटर देन हुआ 0 से धनात्मक हुआ, तो समीकरण के जो मूल अपने को यहाँ पर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक मिलेंगे। अब चूँकि हम वास्तविक संख्याओं के अंदर देखते हैं कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। अर्थात समीकरण के मूल या तो परिमेय होंगे या फिर कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। और परिमेय कब होंगे? जब इसका वर्गमूल निकल जाए, अर्थात d हमारा कैसा हो जाए, d हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए, तब हम इससे बोलेंगे कि समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, परिमेय मूल अपने को प्राप्त होंगे जब d का मान कैसा हो, वास्तविक हो, अर्थात धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो। तो अपने को जो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वास्तविक और परिमेय मिलेंगे। अन्यथा अगर अपूर्ण वर्ग मिला, अपूर्ण वर्ग मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, नहीं निकलता, मान लीजिए अपने को इस ऐसा कोई आंसर मिला 2 + √3/5, तब इस √3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण वर्ग। अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। तब समीकरण के मूल अपने को मिलेंगे वास्तविक और
अपरिमेय मूल अपने को प्राप्त होंगे। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि समीकरण के मूल वास्तविक तो हैं, लेकिन वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दो तरह के होते हैं। यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग हुई तो अपने को मूल परिमेय मिलेंगे, और अपूर्ण वर्ग हुई अर्थात ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, डी हमको ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसका वर्गमूल नहीं निकला, तो हम क्या बोलेंगे कि समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और अपरिमेय होंगे। इसके बाद हम आते हैं कि समीकरण के लिए जो हम विकर्ण निकाल रहे हैं उसका मान कैसा मिला, अपने को ऋणात्मक मिला। ऋणात्मक मिला अर्थात यहाँ पे कोई ऋण संख्या आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, अर्थात मान लीजिए हमने इसका डी का मान निकाला और डी का मान कितना आ गया, -5 आ गया। जब हम -5 को यहाँ पर इसमें लिखेंगे तब हम क्या पाते हैं कि हम √-5 का वर्गमूल तो निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। आप चाहे यहाँ पर √-49 लिख दें, 49 का वर्गमूल तो निकल गया, 7 बार आ गया, लेकिन अंदर कितना बच गया, -1 बच गया। तो इस -1 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर काल्पनिक होंगे, या इसे हम लिखते हैं वास्तविक नहीं, या फिर एक नाम और है कि समीकरण के मूल जो होंगे वो अधिकल्पित मूल होंगे, क्योंकि अपने को इससे जो मिलेगी वो अधिकल्पित संख्या मिलेगी। चलिए तीसरी बात पर हम आते हैं कि यदि d का मान कैसा हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर जो अपने को इस सूत्र के अंदर अगर ऐसा मिल जाता है, d का मान 0 हो जाए बटे कुछ भी हो, 2a हो, तो भी जो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, -b ± 0 का वर्गमूल 0 होता है, अपॉन कितना मिलेगा अपने को, 2a। तो जब d का मान 0 होता है तो समीकरण के जो दो मूल मिलेंगे अपने को, यहाँ पर हम एक बार प्लस साइन लेंगे, दूसरी बार माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही बार अपने को समीकरण के दोनों मूल कैसे मिलेंगे, -b/2a यहाँ से भी मिला, -b/2a यहाँ से भी मिला। तो समीकरण के जो दोनों मूल अपने को प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समीकरण के दोनों मूल अपने को बराबर मिलेंगे, और बराबर मिलने के साथ में पहला मूल कितना होगा, -b/2a, और दूसरा मूल भी कितना होगा, -b/2a के बराबर होगा। तो ये बेसिक जानकारी थी, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है कि समीकरण का विकर्ण लिखे, समीकरण के मूलों की प्रकृति लिखिए कि समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर है, तो उसमें अपने को जो है डी का मान निकाल करके तीनों स्थितियाँ पता करनी है। डी धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। धनात्मक है तो वास्तविक मूल है, और शून्य है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, यहाँ पर वास्तविक तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। और डी का मान जो ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। धनात्मक में दो स्थितियाँ बन रही है, पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग वाली, अर्थात परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पहले प्रश्न का पहला भाग और दूसरा भाग हमने लिख दिया है। तो इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए अपने को किस किस के मान चाहिए, ए, बी और सी तीनों ही मान की ज़रूरत अपने को पड़ेगी। ए का मान कहाँ से मिलेगा अपने को, 2 के बराबर। बी का मान कहाँ से मिलेगा, x का गुणांक -4, और सी का मान कितना मिलेगा, अचर राशि के बराबर मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर इसका विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर कितना लिखता है, d = b² - 4ac विविक्त कर का सूत्र होता है। तो यहाँ से b का मान लिखते हैं हम -4 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है, 2 है, c का मान 3 है। तो -4 का स्क्वायर कितना मिला, 16 मिला, -8 दिया, 24 के बराबर मिलेगा। और यहाँ से जो है अपने को इसका मान कितना प्राप्त हो गया, क्योंकि d का मान कैसा आ रहा है, d का मान ऋणात्मक आ रहा है, d जो है वो <0 है, या हम लिख सकते हैं कि d का मान जो है कैसा है, ऋणात्मक है। जब d का मान ऋणात्मक होता है तब क्या होता है, जब d का मान ऋणात्मक होता है तब समीकरण के मूल जो होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण के मूल कैसे हैं, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित हैं या काल्पनिक हैं। चलिए नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ पर a का मान कितना मिला अपने को, 3 मिला। b का मान कितना मिलेगा अपने को, x का गुणांक -2 मिलेगा, और c का मान कितना है, 1/3 है। जब हम यहाँ पर d निकालते हैं तो d = b² - 4ac होता है, और इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप कर दें, b² अर्थात -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना मिला, 4,
और यहाँ पर ये गुणा में है, इसलिए इस 3 से 3 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 4 - 4 कितना मिला अपने को? 0 मिला। जब d का मान 0 होता है, d का मान 0 हो जाता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं? अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं। और वास्तविक होने के साथ कैसे हैं? वास्तविक होने के साथ बराबर भी है। लेकिन प्रश्न में आपको दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति तो हमने बता दी कि मूल कैसे हैं? वास्तविक और बराबर है। और यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो वास्तविक और ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर क्या निकाला था कि समीकरण के जब दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अतः समीकरण के जो मूल होंगे x बराबर -b/2a के बराबर होगा। पहला मूल और दूसरा मूल भी कितना होगा? -b/2a होंगे। तो x बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ पर -b का मान लिखिए, माइनस तो सूत्र वाला है और b का मान -2 है अपॉन 2a। 2 इंटू कितना मिला अपने को? 3 मिला यहाँ पर, तो अपने को मिल जाएगा 2/2 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/3। जब पहला मूल 1/3 है तो दूसरा मूल भी कितना होगा? क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण के जो मूल हैं वो कितने हुए प्राप्त अपने को? पहला मूल भी 1/3 और दूसरा मूल भी 1/3 है। अगले भाग में हमें दिया गया समीकरण है 3x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से हम a, b और c के मान लिख दें। a का मान 3 मिलेगा, b का मान -6 मिलेगा और c का मान अपने को 3 मिलेगा। अब क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। तो विविक्त कर का सूत्र लिखिए, b² - 4ac विविक्त कर का सूत्र होता है। b का मान लिख दिया हमने -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3 है और c का मान भी कितना है? 3 अपने को प्राप्त हुआ। जब -6 का स्क्वायर निकालते हैं हम तो कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। माइनस यहाँ पर भी अपने को कितना प्राप्त हो रहा है? 36। d का मान किसके बराबर प्राप्त हो गया? d का मान 0 है। अतः समीकरण के मूल कैसे हैं? अतः हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और जब वास्तविक होते हैं समीकरण के मूल तो अपने को इनको ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए समीकरण के जो मूल अपने को प्राप्त होंगे वो x = -b/2a पहला मूल और दूसरा मूल भी किसके बराबर होगा? -b/2a के बराबर प्राप्त होगा। तो -b माइनस हमारा सूत्र वाला है, b का मान -6 हमने लिख दिया, 2 इंटू a का मान भी कितना है? 3 है। यहाँ पर भी हम यही वैल्यू पुटअप कर दें 2 इंटू 3 तो दोनों में अपने को कितना मिल रहा है? 6/6 मिल रहा है। तथा समीकरण का मूल 1 होगा और जब यहाँ पर भी 1 मिल रहा है तो इधर भी 1 ही अपने को प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल जो हैं वो क्या मिलेंगे अपने को? x बराबर 1 और 1 अपने को प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। अभी आपको दे दिया गया कि समीकरण के मूल बराबर हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये जो समीकरण है इसमें a का मान अपने को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। b का मान कितना है? x का गुणांक अर्थात k। और c का मान कितना है? यहाँ पर 3 है। क्योंकि यहाँ पर अपने को दे रखा है कि समीकरण के मूल कैसे हैं? समीकरण के मूल बराबर हैं। और जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि अपने को जो विविक्तर है d का मान किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। और यहाँ पर d का सूत्र हम लिखते हैं b² - 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम b का मान रख दें तो b का मान k है तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा k² - 4, a का मान कितना है? 2 है और c का मान कितना है? 3 और बराबर के उधर क्या लिखेंगे? 0। तो k² माइनस यहाँ पर मिल जाएगा 8 × 24 बराबर हुआ किसके? 0 के। या k² का जो मान है वो बराबर होगा किसके? 24 के। जब हम इस 24 को उधर लेकर के चले जाएंगे अर्थात अपने को k बराबर मिलेगा ±√24 के बराबर। और ±√24 मिला है तो 24 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2, 3 और 3। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा k = √2 × 3। जब 2 का एक जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा तो k का मान अपने को मिलेगा ±2 अंदर बचेगा अपने पास में केवल 6। तो k के इस मान के लिए जो है समीकरण के दोनों मूल अपने बराबर हो जाएंगे। अगला जो समीकरण दिया हुआ है इसका दूसरा
के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर हमको दिया हुआ है। तो इससे अपने को क्या ज्ञात करना है कि समीकरण में दोनों मूल बराबर हो तो के का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए अभी हम इसकी तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण के सामान्य रूप वाला नहीं है। सामान्य रूप क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में चेंज करो। तो क्या करते हैं, इसका गुणा हम अंदर करवाते हैं। जब गुणा अंदर करवाएंगे तो अपने को मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर होगा किसके, 0 के बराबर अपने को प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप समीकरण की तुलना कर सकते हैं। तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, फिर x का जो गुणांक है वो कितना मिला अपने को, -2k मिला, जो अपने को मिलेगा b का मान, और c का मान यहाँ पर कितना है, 6 है। जब समीकरण के मूल बराबर हैं, ये दिया है ऑलरेडी अपने को कि समीकरण के मूल ऑलरेडी कैसे हैं, बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर हो। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किस किस की, b की वैल्यू अपने को मिली है -2k, तो -2k का स्क्वायर, -4, a का मान k है और c का मान कितना है, 6 है, बराबर के इधर कितना मिलेगा, 0। अब यहाँ से माइनस का अर्थ प्लस होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, k का वर्ग माइनस यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 24k बराबर होगा किसके, 0 के। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन दिख रहा है और दूसरा k कॉमन है। तो 4k आपने कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ k मिला और यहाँ से मिलेगा आपको 6 बराबर 0। इन दोनों का गुणा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 4k बराबर 0 होगा या फिर k माइनस 6 बराबर होगा किसके, 0 के। जब 4k बराबर 0 आ तो k बराबर 0/4 या k बराबर अपने को मिलेगा 6, और 0/4 कितना होता है, k का मान 0 रख दें या फिर k का मान 6 रख दें तो इसके विकर का मान जो है कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जिन्हें हम हल करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, कुछ नए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।